हेलो एवरीवन, माय नेम इज चिराग चौगानी। आप लोग देख रहे हैं सी स्क्वायर क्लासेस और आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखिए, हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है उनकी, किस तरीके से वो अरेंज होते हैं। अरेंज होकर वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बना करके वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे अपने बॉन्ड को घुमाते हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन अराइज होती हैं। उन ओरिएंटेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमने रामाचंद्रन प्लॉट देखा। तो अब तक हम लोगों ने ये सब देखा। अब हम देखने वाले हैं, जब ये हमारे पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है तो अब एक क्या बन चुका है, पेप्टाइड बन गया ना। ये पेप्टाइड आप जानते हो लंबा होता जाएगा तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड एंड देन अल्टीमेटली प्रोटीन। बट क्या कंडीशंस तो फुलफिल करनी पड़ेंगी उस पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनने के लिए, वही हम पढ़ेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर में। सो प्रोटीन का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो अगर आप देखोगे, ये आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एज ए प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही है। बट एज अ पूरा कॉम्प्लिकेटेड वे को हम सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोटीन का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है वो आता है इसका हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, वो क्या है हमारा, जिसमें एक अमीनो एसिड जुड़ता है दूसरे से, तीसरे से, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है हमें, ये बताता है अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी अमीनो एसिड्स का अरेंजमेंट किसमें है, पेप्टाइड में। ये हमारा काम है किसका, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का बताने का। ठीक है, अब यही आगे जाकर के क्या होगा, ये आगे जाकर के फोल्डिंग्स फॉर्म करता है। अब आगे का पूरा जितने भी हायर स्ट्रक्चर्स है ना, उनमें फोल्डिंग्स बनती हैं, यानी यही प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्डेड फॉर्म में आएगा तो बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी में कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से फोल्ड होता चला जाएगा, इस तरीके से फोल्ड होते होते जो हमारा अल्फा हेलिक्स बनता है। ठीक है, फिर हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक टाइप होता है बीटा शीट का, जस्ट लाइक दैट, जिनमें एडिशनल बॉन्ड्स और एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हें स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा लाइक दैट। फिर आते हैं हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर, यानी अल्फा हेलिक्स और या बीटा शीट भी और ज्यादा फोल्डेड हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, जनरली इस तरीके से दिखाते हैं ना, हम लोग कभी देखा होगा, ये होता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर, फोल्डेड फॉर्म। क्वाटरनरी में क्या होता है, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर यानी दो टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन दिस इज द बेसिकली व्हाट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो दीज आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की प्रॉपर फोल्डिंग होना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रोटीन्स हाईली बेसिकली कहें कंजर्वेटिव होते हैं। प्रोटीन की अगर वो पर्टिकुलर नेटिव फॉर्म जिसमें वो एग्जिस्ट करता है वो उसे नहीं मिली, तो वो मिसफोल्डेड प्रोटीन होगा और अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यू नो दैट कि काफी सारे प्रोटीन एज एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, और एंजाइम की स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिन पे वो अपना रोल प्ले करते हैं। मान लो अगर ये एंजाइम है तो ये इसकी साइट है, और इसकी फोल्डिंग अगर इस तरीके से कर दी जाए तो ये उसका जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम को जो काम करना है वो कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही प्रोटीन्स अपने रोल प्ले नहीं कर पाएंगे अगर उनके फोल्डिंग्स में बदलाव आ गया तो। ठीक है, सो हमने बोला है a specific 3D arrangement of atoms in a protein is called its conformation। जो वर्ड में conformation यूज कर रहा था उसका सिंपल मतलब क्या है, जो 3D अरेंजमेंट है डिफरेंट डिफरेंट हमारे एटम्स का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ कंफर्मेशन। अ कंफर्मेशन कैन चेंज इनटू अनदर कंफर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। बेसिकली हम बात कर रहे हैं, एक कंफर्मेशन दूसरी कंफर्मेशन बन सकती है, और इसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये कंफर्मेशन सिंपली जो दूसरे टाइप के बॉन्ड्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इनके रीअरेंजमेंट से बन सकती है सिंपली। ठीक है, और प्रोटीन अलग अलग भाई सब कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग कंफर्मेशन में वो अलग अलग रोल प्ले करता है। ठीक है, जब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको अलग अलग प्रोटीन के बारे में जानेंगे, उनकी डिफरेंट कंफर्मेशन के बारे में भी। ठीक है, प्रोटीन इन इट्स फंक्शनल नेचुरली फोल्डेड स्टेट इज नोन एज इट्स नेटिव प्रोटीन। तो जो उसकी नेचुरल स्टेट है वो प्रोटीन की क्या कहलाती है, नेटिव प्रोटीन स्टेट। ठीक है, वो उसकी नेचुरल फॉर्म है। सो दिस इज व्हाट द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड हाउ दिस अरेंजमेंट अफेक्ट इट्स फंक्शन। यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ देयर इज a misfolded protein, it can highly affect the function of that particular protein। ठीक है, अब बात आती है, तो ये अब दिखाया है किस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी बनता है। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, प्राइमरी जिसमें क्या सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, वो आगे जाकर के जुड़ते हैं तो हायर ऑर्डर बनता है, जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट बनती है। वो आगे जाकर के और रिफॉर्म होते हैं तो हमारा बढ़ता है टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, जिसमें पूरी एक फोल्डिंग हो जाती है और एडिशनल बॉन्ड्स आ जाते हैं। फिर जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेन्स आपस में इंटरलॉक होती है तब बनता है क्वाटरनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में।
और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अल्फा हेलिक्स। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द लोकल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। तो यहाँ का मतलब क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड था, मतलब ये जो हमारा बना था, ये था ना पॉलीपेप्टाइड, इसी की फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है अगर अल्फा हेलिक्स है तो। अब ये हम अल्फा हेलिक्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से अरेंज होने लगता है। इट इज मेनली स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये याद रखिएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये हाइड्रोजन किस बॉन्ड किसमें बनते हैं, एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल टर्मिनल का, देखो जानते हो आप, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, बाकी जो एक ओ एच है वो तो लॉस हो चुका है, याद करो वाटर का लॉस होता है, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो इसका जो ओ है और जो कोई दूसरा अमाइनो एसिड रहेगा उसका NH होगा, इनके बीच में एक इंटरेक्शन बनेगा, एंड दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। यू नो दैट की व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, आपने बॉन्डिंग से पढ़ा है सब बेसिक कंसेप्ट्स में। मेजर टाइप्स के हमारे जो स्ट्रक्चर हैं अभी प्रोटीन के सेकेंडरी वाले, वो है अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और बीटा टर्न्स। बीटा शीट और बीटा टर्न्स हम आगे देखेंगे, पहले हम सब स्टार्ट करते हैं अल्फा हेलिक्स से। सो ये क्या है, हमारा कॉइल स्ट्रक्चर है, स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम वही वाली बात है। बीटा शीट क्या है, एक्सटेंडेड स्ट्रैंड्स कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। अल्फा हेलिक्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। बीटा शीट से हमारी कुछ ऐसी हैं, ये भी बेसिकली क्या होती हैं, शीट्स बना लेती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें दो टाइप की बन सकती है शीट, दैट कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। फिर आते हैं बीटा टर्न्स। बीटा टर्न्स जनरली कहाँ अरेंज होते हैं, अगर जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन को कई बार क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर जब वो पास कर रहा है मेम्ब्रेन को तब तो वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, बट यहाँ जब वो टर्न हो रहा है तब इसको हम कहते हैं बीटा टर्न्स, ठीक है, यानी चेन को घुमा रहा है ना, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा टर्न्स, ठीक है। सो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब नाम से समझो हेलिक्स, आपने डीएनए पढ़ा है कि डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। हेलिकल मतलब कुछ इस तरीके से घूमने वाला स्ट्रक्चर। तो मान लो अगर ये हमारे एक सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब ये मान लेते हैं कि है, तो इसके अराउंड ये कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा हमारा अल्फा हेलिक्स, कैसे घूमेगा, इस तरीके से गोल गोल इसके चारों ओर। और ये कैसी एक इमेजिनरी एक्सिस है, यानी इसको हटा दूं तो कैसे घूमेगा, ये कुछ इस तरीके से। सो हाउ, समथिंग लाइक दैट, सपोज दैट दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, और जो हमारा प्रोटीन है इट विल रिवॉल्व समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये जो इमेजिनरी एक्सिस है इसके अराउंड ही प्रोटीन जो है इसकी हेलिक्स रोटेट करेगी। अब ये दो तरीके से रोटेट कर सकती है, कैन बी अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या ये इस तरीके से भी रोटेट कर सकती थी, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज, इसी के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ये दो टाइप के इसलिए इसी आधार पे अरेंज किए गए हैं। सो अब एक बात और समझते हैं, एक कंप्लीट अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। सपोज ये एक हेलिक्स है, मान लो ये था हमारा अल्फा, ये है अमाइनो एसिड 1, ये है अमाइनो एसिड 2, ये है अमाइनो एसिड 3, ये अमाइनो एसिड 4 और ये है हमारा अमाइनो एसिड 5, ठीक है। 5 अमाइनो एसिड को लेके चलते हैं हम। एक कंप्लीट टर्न में सेकंड अमाइनो एसिड पूरा आ रहा है, थर्ड भी पूरा आ रहा है, फोर्थ भी पूरा आ रहा है, लेकिन फर्स्ट अमाइनो एसिड का केवल कार्बन एटम आएगा और फिफ्थ अमाइनो एसिड का केवल नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन आएगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ, और ये नाइट्रोजन वाला एटम आएगा। तो ओवरऑल कितने अमाइनो एसिड्स पूरे हुए, अगर आप देखोगे पूरे अमाइनो एसिड्स तो हो गए सेकंड वाला, थर्ड वाला और साथ ही साथ हमारा आएगा फोर्थ वाला। सो हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड 1 2 3, 3 तो फुल है, 3 अमाइनो एसिड्स प्लस फर्स्ट वाला, अगर हम देखो, अगर हम बात करें कि ये है 3 कार्बन या फिर 3 एटम जो भी आते हैं, कार्बन अल्फा हो गया, ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, यही इनकी बैकबोन है, आप जानते हो। बाकी तो हमारे ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड ओ है या फिर जो एच आता है एन के साथ, वो अलग से प्रोट्रूड होता है। अगर मैं इन तीन में से कभी भी एक एटम की बात करूंगा, अगर पूरे की वैल्यू हमारी 1 है तो एक की बात क्या होगी, 1/3, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0.33। तो एक एटम का बेसिकली अगर हम देखें, एक एटम एक अमीनो एसिड में कितना पोर्शन को होल्ड करता है, वो होल्ड करता है 0.33 अमीनो एसिड को। ये कौन सा था, ये था हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड का, प्लस 0.33 ऑफ फिफ्थ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 3.6 अमीनो एसिड्स। तो एक कंप्लीट टर्न
3.6 अमीनो एसिड का होता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दें कि एक कंप्लीट टर्न कितने अमीनो एसिड का होगा, 3.6 अमीनो एसिड्स का। और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, एक कंप्लीट टर्न की डिस्टेंस होती है लगभग लगभग 5.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को पता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो एक कंप्लीट टर्न की जो हमारी डिस्टेंस है वो होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम। और टोटल कितने टर्न होते हैं हमारे, मतलब टोटल कितने आइटम्स आते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड्स आते हैं टोटल। अगर हम पूछे दो अमाइनो एसिड के बीच का गैप कितना है, यानी एक अमाइनो एसिड कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं 5.4 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 3.6 अमाइनो एसिड, किसके लिए, 1 अमाइनो एसिड निकालने के लिए। देन व्हाट वी गेट, वी विल गेट ऑलमोस्ट, आओ भैया एक बार कैलकुलेशन कर लें। देखो भाई, इससे जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, देन वी विल गेट 54 अपॉन 36। सिंप्लीफाई करोगे तो ऑलमोस्ट लास्ट में जाके 1.5 आ जाएगा, 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो 1 अमाइनो एसिड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लगभग लगभग एक अमाइनो एसिड के आपसे पूछा जाए एक अमाइनो एसिड कितना राइस यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो, या कितना नीचे की तरफ है, तो एक अमाइनो एसिड कितना रेडियल डिस्टेंस को कवर करता है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि एक अमाइनो एसिड कितना एरिया या डिस्टेंस कवर कर रहा है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि हमारा 1.5 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितने टर्म्स होते हैं, सो टोटल देखा जाए जब भी अल्फा हेलिक्स का एक अमीनो एसिड टर्न होकर के नीचे की तरफ आता है, सेकंड से कनेक्ट होता है, तो इनके बीच का एक और दूसरे के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हेलिकल राइज या फिर हेलिकल नीचे तरफ जाएंगे तो हेलिकल फॉल 1.5 एंगस्ट्रॉम पर अमाइनो एसिड आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कैसे निकाला वो आपके सामने है। ठीक है, तो ये था हमारा एक कंप्लीट टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स आते हैं और किस तरीके से वो अरेंज है। यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एक सिंपल सी बात बोली है, वन कंप्लीट टर्न ऑफ एन अल्फा हेलिक्स कंटेन्स 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। ओके, अब बात आती है, मैंने बोला भी है, देखो द हेलिक्स राइजेस बाय अबाउट 5.4 एंगस्ट्रॉम पर टर्न अलोंग इट्स एक्सिस। तो एक टर्न पे इतना हेलिक्स राइज होता है। द टिपिकल बैकबोन डाइहेड्रल एंगल्स आर अप्रोक्सीमेटली फाई की वैल्यू -60 डिग्री से साई की वैल्यू -50 डिग्री ऑलमोस्ट। फॉर व्हाट, दिस इज फॉर, अगर हम फाई -60 डिग्री लें और साई -50 डिग्री लें तो ये वैल्यू है हमारी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अब ये क्या है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, देखो अल्फा हेलिक्स ना दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है राइट एक है लेफ्ट। अगर मैं आपको बताऊं ये दूसरा है, फाई की वैल्यू अगर +60 डिग्री है और साई की वैल्यू +50 डिग्री, तो ये जो एग्जिस्ट बनेगा हमारा कौन सा होगा, ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड, यहाँ पे लगा दो अल्फा हेलिक्स। सो अब इसमें अंतर क्या है, देखो अपने राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे वो क्या कहता था, ये मेरा थंब है, ये मेरा थंब की डायरेक्शन है, सपोज ये है ना, ये जो मेरा बेसिकली यहाँ पर पेन है, ये किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये अगर जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये याद करो इस तरीके से टर्न होगा ना। ठीक है ना, यानी इस तरीके से राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स क्या कहता है, अगर डायरेक्शन ऑफ टर्न इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो जो कॉइलिंग है वो मेरे हाथ के अंदर की तरफ जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से होगी। व्हाट इज दिस, दिस इज द राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। एंड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स सेम चीज लेफ्ट हैंड के साथ कर लीजिए, ये कॉइलिंग कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ये इस तरीके से होगा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। ठीक है, तो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आ गया। नीचे की तरफ मानना हो तो ऐसे मान लेना, ऐसे नीचे आ रहा है तो वो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और वो अगर ऐसे नीचे आ रहा है तो वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। तो बेसिकली दो फॉर्म्स हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं कहां पर, इनकी बैकबोन के बीच में। अब इनकी बैकबोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं अभी हमको आपको बताएंगे। और एक और चीज, these hydrogen bonds occur between the CO group of one residue and the NH group of the residual 4 positions ahead, that is I+4। मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर ये एक अमाइनो एसिड है, सपोज ये एक है, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये 10th बना लिया हमने। अब जो इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी वो कुछ स्टेप से बनेगी, अलग अलग अमाइनो एसिड्स के बीच के। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला जो होगा ये मान लेते हैं हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ और 10th। बॉन्डिंग बनना कुछ इस तरीके से चालू होती है। फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड है वो NiI+4 से करेगा, यानी 1 2 3 को छोड़ के, 4 को छोड़ के सीधा 5 से बॉन्ड करेगा। सेकेंड वाला बॉन्ड करेगा लगभग 6 से, थर्ड वाला बॉन्ड बनाएगा 7 से, फोर्थ वाला बॉन्ड बनाएगा 8 से,
5th वाला एक बॉन्ड और बनाएगा किससे, 9 से। 6th वाला बॉन्ड किससे बनाएगा, 10 से। एंड फिर 7th वाला बॉन्ड बनाएगा अपना आगे जाकर के स्ट्रक्चर से, और फिर ये 8th वाला बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे ये। ओवरऑल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखे जाएं तो ये हमेशा क्या होता है, अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालने हो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे निकलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड -4। सिंपल। अगर किसी एक अमाइनो एसिड, मतलब कोई एक अमाइनो एसिड है, वो फर्स्ट वाला 5th से बना रहा है, सेकंड वाला इससे बना रहा है, तो इससे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने निकलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकलेंगे, अगर मान लो यहाँ पे 10 अमाइनो एसिड्स हैं, तो 10 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब ये जो थे हमारे, मैंने एंगेज करे थे ये वाले दोनों, इन दोनों को हटा देना, तो टोटल आप बॉन्ड्स गिन लो, 1 2 3 4, 4 तो ये रहे, 5 एंड 6। ठीक है, 6th वाला जो आ रहा है बॉन्ड बना रहा है 10th से। इसके बाद जो 7 8 है उसके पास तो किसी और से बनाने के लिए बॉन्ड है ही नहीं। टोटल अमाइनो एसिड कितने बॉन्ड बने, इन्होंने बॉन्ड बनाया लगभग ऑलमोस्ट 6 बॉन्ड्स, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस तरीके से अगर आपको कोई बोला जाए एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें अमीनो एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना रहे हैं, नॉट पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो -1 हो जाएगा, पर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना रहे हैं, देन वी कैन से दैट नंबर ऑफ अमीनो एसिड -4 सिंपली। ठीक है, तो इन अ नेचुरली अकरिंग अल्फा हेलिक्स आर जनरली राइट हैंडेड। तो जनरली वो कैसे होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, ये बताए हैं, बट लेफ्ट हैंडेड कैसे होंगे, तो क्या क्या कंफर्मेशन, क्या क्या डाइहाइड्रल एंगल्स होंगे, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो लेट्स एक और चीज देखिए किस तरीके से ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये कार्बन है, ये आ रहा है इसका कार्बन, ये वाला कौन सा वाला कार्बन होगा, ये मान लो कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये सी अल्फा हो गया। ठीक है, सी अल्फा होने के बाद ये आ जाएगा एन, और ये एन के बाद इसके आगे जाकर के फिर से सी अल्फा। ठीक है, अब ये फिर आगे जाकर के बनाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ये एन, इस तरीके से घूमता रहेगा। अब होगा कुछ यूं, मान लो हाइड्रोजन, ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। आप यहां देख सकते हो क्लियरली, एक कार्बन है वो बॉन्ड बना रहा है, उसका बेसिकली कार्बोनाइल आइटम है, कार्बोनाइल बनाएगा NH के साथ। तो ये जो इंटरेक्शन आपको दिख रहा है, ये आपको जो इंटरेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला इंटरेक्शन डॉटेड लाइन से, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द। अच्छा, ये किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दिस इज द इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल अभी तक सिंपल ही था। इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद इन अ सिंगल चेन, विद इन अ सिंगल चेन, यानी अब आप देख सकते हो ये पूरी चेन तो अमीनो एसिड्स की एक ही है ना, ये पूरे हेलिकल स्ट्रक्चर जो आ रहा है वो एक ही तो है पूरा, दो हेलिकल्स थोड़ी हैं, सिंगल हेलिकल के अंदर ही बॉन्ड होना है ना। बीटा टर्न्स के, बीटा शीट्स के अंदर कुछ ऐसा होता है, अगर ये एक से ज्यादा बीटा शीट्स ऐसे आ जाती हैं, तब इनके अंदर, यानी दो बीटा शीट्स है तब इनके अंदर बॉन्ड बनना है। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बनता है इनके अंदर। तो ये होता है इनके अंदर, यहाँ पे क्या है, इंटरचेन। इंटर मतलब क्या होता है, बीच में। इंटर का मतलब जैसे बात करें ना, बीच में देखो एक चेन ये रही, एक चेन ये रही। बीटा शीट्स में इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वहीं अल्फा हेलिक्स में इंट्रा, एक ही के अंदर, एक ही चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्फा हेलिक्स के आर ग्रुप्स जो होते हैं, मतलब यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स अरेंज हैं, इनके आर ग्रुप्स हमेशा बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं, ये आर ग्रुप्स इस तरफ, ताकि वो मैक्सिमम रिपल्शन को ओवरकम कर पाए। आर ग्रुप्स अगर अंदर की तरफ आ गए, जैसे मान लो अगर ये इस तरीके से जा रही है, तो हमेशा एक आर बाहर, एक आर बाहर, सेंटर की तरफ नहीं आएंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो अगर ये जा रहा है हमारा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, तो आर ग्रुप्स हमेशा किस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकलते हुए। दीज आर द आर ग्रुप्स लाइक दैट। ये आर ग्रुप इस तरफ आ गया, इसका आर ग्रुप इस तरफ निकल गया, यहाँ फिर आ गया इस तरफ आर ग्रुप, ये आर ग्रुप इस तरफ, इस तरफ। और 3D अरेंजमेंट में कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे ताकि ये एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख पाए, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना भैया। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई तो एटम का रिपल्शन बढ़ेगा, वो बोलेंगे भाई चेन तोड़ो भागो, यहाँ पे जगह नहीं है, वो तो भागने की करेंगे खाली। तो भैया भागो नहीं, देखो थोड़ा हम लोग मैनेज कर लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा मैनेज करते, दूर दूर होकर अरेंज हो। ठीक है ना, ऑटो वाला बैठाता ना, हाँ भैया आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोलते ना ऑटो वाला, आपने देखा होगा, अरे भैया अरे मैं आगे आगे बैठ जाऊंगा, बैठ जाओ। सो दिस इज लाइक द, ये भी ऐसे ही करते हैं, आगे पीछे अरेंज होकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स कैन बी फॉर्म ऑफ एल और डी अमीनो एसिड्स। जो अल्फा हेलिक्स है वो दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है, या तो वो पूरा एल अमीनो एसिड्स का बनेगा, या वो पूरा डी अमीनो एसिड्स का बनेगा, या तो एल अमीनो एसिड्स या डी अमीनो एसिड्स। एल अमीनो एसिड्स के बीच में डी अमीनो एसिड आ गया, यानी मान लो पूरी चेन एल की थी, डी आ गया तो स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा। डी की चेन थी, एल आ गया तो भी वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो वो पूरा एक ही टाइप का बनेगा, या तो एल या डी। एल अमाइनो एसिड्स कैन फॉर्म राइट और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिसेस। जब हमने देखा राइट हैंडेड अल्फा हेलिस इज द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इन द नेचुरल प्रोटीन्स, तो हमारे नेचुरल प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट फॉर्म है भी। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी तक क्या क्या अल्फा हेलिक्स में चल रहा है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स जनरली आपसे पूछा जाए कि कोई नया नया पेप्टाइड है, एक क्वेश्चन है ये वाला दे रखा है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, एक नया पेप्टाइड है, उस पेप्टाइड की न्यूली फॉर्म्ड कंफर्मेशन कौन सी ज्यादा हो सकती है? क्या वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या वो बीटा शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? साथ में टर्म्स भी दे सकते हैं आपको, लेकिन कोई भी नया पेप्टाइड बनता है तो उसके अल्फा हेलिक्स में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, मोर प्रोबेबिलिटी, अर्ली स्ट्रक्चर्स में यही ज्यादा बनने की संभावना है। ठीक है, याद रखना। अब बात आती है कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो फेवर करते हैं कि भैया चलो अल्फा हेलिक्स आप बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अमीनो एसिड्स फॉर एग्जांपल जो फेवर नहीं करते हैं वो देख लो आप। पहला है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बाबू बहुत फ्लेक्सिबल है। कैसा है? बहुत फ्लेक्सिबल, इतना फ्लेक्सिबल कि रिंग में अरेंज नहीं हो पाता, कभी भी कितना भी मूवमेंट कर देगा। जरूरत से ज्यादा मूवमेंट करेगा तो एक से ज्यादा आर ग्रुप एक साथ इंटरेक्ट होंगे, फिर वही भीड़ भाड़, अरे नहीं नहीं भैया जगह नहीं मिल रही, तो ये बाबू ऐसा ही है। फिर आता है हमारा एक और आता है प्रोलीन। प्रोलीन बाबू भी बहुत ही नटखट है, ये नटखट, ये ढीठ है। कैसा ढीठ? ये कैसा है? ढीठ है, मतलब रिजिड है। ये इतना रिजिड है कि ये रिंग में आने के बाद रिंग को अल्फा हेलिक्स बनाने नहीं देता। ठीक है बाबू, ये अल्फा हेलिक्स नहीं बनाने देता। सो ग्लाइसिन और प्रोलीन इस रूप में अल्फा हेलिक्स को फेवर नहीं करते। क्या है? नॉट फेवरेबल। समझ गए बाबू? नॉट फेवरेबल। अब बात आती है बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से अल्फा हेलिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अब पहली चीज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मतलब दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन होना। सो एक इस अमीनो एसिड लेते हैं, सपोज ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट आपको पता है एक कैसा अमीनो एसिड है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अगर हम बात करें पीएच अगर 7 हो, पीएच 7 पर ग्लूटामेट में क्या देखने को मिलेगा? इसका जो COOH ग्रुप होता है, ये COOH ग्रुप है, पीएच 7 पे ये हो जाता है हमारा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब अगर बहुत सारे ग्लूटामेट ग्लूटामेट आ जाए तो फॉर एग्जांपल एक ग्लूटामेट, फिर दूसरा ग्लूटामेट, फिर तीसरा ग्लूटामेट, इनके आर ग्रुप्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होंगे पीएच 7 पर। और अगर पीएच 7 पर देखो, नॉर्मली जब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा था उस टाइम पर तो क्या होगा, उस टाइम पर मान लो अगर पीएच लो हुआ तो हमारा एच जो है COOH में से वो लॉस नहीं होगा। बट पीएच 7 एक काफी हाई पीएच है, जबकि जो ये एच है ये 2 से 3 जो पीएच होती है उसी पर लॉस हो जाता है। ये कब हो जाता है? 2 से 3 या 3 से 4 पीएच पर ये एच हट जाता है, यानी डीप्रोटोनेटेड हो जाता है। अब यहाँ पर आर जो है ये क्या करेंगे? रिपल्शन पैदा करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? हमारा डीस्टेबलाइज। क्या हो जाएगा? ये डीस्टेबलाइज हो जाएगा। सो ग्लूटामेट अगर लॉन्ग टाइम तक रिपीट होते जाएं किसी भी अमीनो एसिड में, मतलब किसी भी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में लॉन्ग रिपीट्स हुए तो ये क्या करेगा? डू नॉट फेवर, डू नॉट फेवर, ये फेवर नहीं करेगा दद्दू। इतनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इसी रीजन की वजह से अगर लाइसिन और आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड्स आए, कौन कौन से? लाइसिन आर्जिनिन, अगर सेम रीजन की वजह से लाइसिन एंड आर्जिनिन पीएच 7 पर अपना काम करने की कोशिश करें और लॉन्ग रिपीट्स फॉर्म करें तो इनका क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या कर देंगे? डीस्टेबलाइज कर देंगे, डीस्टेबलाइज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक और चीज समझते हैं, और कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें ये पसंद नहीं है अल्फा हेलिक्स, नहीं नहीं हम अल्फा हेलिक्स में नहीं रहना चाहते। सो इनकी एक छोटी सी बात है, याद रखना, ये है हमारी NSTC, ये 4 अमीनो एसिड्स। यानी एन से हमारा कौन सा अमीनो एसिड है? रिकॉल करिए, एस्पेरेजिन, सीरिन, थ्रियोनिन और साथ ही सिस्टीन। इनका जो आर ग्रुप है वो बल्कि होने के कारण क्या करता है? नॉन फेवरेबल है। ये कहता है नहीं,
हमें अल्फा हेलिक्स नहीं बनाना, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ये तो बात बहुत कर ली, जो नहीं चाहते अल्फा हेलिक्स बनाना, जो चाहते हैं वो कौन से हैं, जो कहते हैं आई लव अल्फा हेलिक्स, तो उनमें हमारा नाम आता है, बहुत ही प्यारे प्यारे अमीनो एसिड्स है वो, जैसे कि ट्रिक है मार्क एल, कौन सा है मिथियोनिन, फिर कौन सा है हमारा ए से एलानिन, आर से कौन सा होता है आर्जिनिन। देखो आर्जिनिन अगर पीएच 7 पर लॉन्ग रिपीट्स में आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए वो इसे फेवर नहीं करेगा, जब वो रिपीट्स हो रहे हैं उसके और वो 7 पीएच पर है तब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तब फेवर नहीं करेगा, बाकी ये फेवरेट है उसके लिए। फिर आता है लाइसिन, फिर आता है ल्यूसिन। सो ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो कहते हैं आई लव अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स में इनकी होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लव अल्फा हेलिक्स, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली अमीनो एसिड्स जो किस तरीके से अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कुछ बात बोली है, इन अल्फा हेलिक्स द सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ऑफ रेसिड्यू एन फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं वही वाली बात चल रही है, हम लोगों ने भी पीछे देखा था किस तरीके से ये आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। तो इनकी बॉन्डिंग निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स माइनस 4। सेम चीज यहां भी आ जाती है, अगर मान लीजिए 20 अमीनो एसिड्स हैं और आपसे पूछा जाए इसके लिए दो चीजें निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल निकालिए पेप्टाइड बॉन्ड और निकालिए साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसे निकालेंगे दद्दू, हाइड्रोजन बॉन्ड तो -4 कर दीजिए आप, आ जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा आपका 16। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जो एन और सी अल्फा के बीच में होता है ना, आपने देखा था जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एनएच होता है, जहां अमाइड बॉन्ड बनता है तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। सो दिस इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स -1, 19 अमीनो एसिड्स, बेसिकली 19 बॉन्ड्स, ठीक है, 19 बॉन्ड्स बनेंगे या फिर 16 बॉन्ड्स बन जाएंगे। सो इस तरीके से हम बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें कितने बनने वाले हैं। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे अमीनो टर्मिनस और जो कार्बोक्सिल टर्मिनस है, टर्मिनस मतलब एंड, एक जहां पर अमीनो एसिड का क्या होगा, हमारा अमीनो एसिड का एन टर्मिनस होगा, यानी उसका एन वाला जो अमाइड है वो होगा, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल होगा, तो वो ऐसे एक प्लेनर में लाई करते हैं, जिसमें जो प्लेन्स होते हैं इनके प्लेन में क्या आता है, देखो ओवरऑल आता है एन सी अल्फा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी अल्फा। अब ये जो यूनिट है इसके बाद फिर आ जाएगा एन, ये इसकी रिपीटिंग यूनिट कहलाती है। एक रिपीटिंग यूनिट में कितने अमीनो कितने एटम्स होते हैं, 6 एटम्स, किसमें, एक रिपीटिंग यूनिट में, ठीक है। कौन कौन सा है, सी अल्फा कार्बन अल्फा वाला कार्बन, फिर ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, फिर नाइट्रोजन के साथ जो एच अटैच है, और फिर कार्बन अल्फा, तो ये इस तरीके से पूरा एक रिपीटिंग यूनिट बनाती है। टोटल 6 आइटम्स होते हैं, ये सभी एक प्लेन में लाई करते हैं, सबके सब एक 2D स्ट्रक्चर प्लेन में। आर ग्रुप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बाहर आते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारी मेन चेन को डिस्टर्ब भी ना करे, ठीक है। तो ये हमारा इन तरीके से इनका स्ट्रक्चर बेसिकली जो है इनको अफेक्ट करता है। नाउ इफ यू वांट टू डिस्टर्ब द अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर था ये वाला, अगर इसे को डिस्टर्ब करना है तो इसकी स्टेबिलिटी को समझना होगा किस किस चीज पे डिपेंड करती है, और वो स्टेबिलिटी अगर हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दी तो इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, अभी अभी हम लोगों ने देखा प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिन और प्रोलीन, ठीक है, कि इसमें ग्लाइसिन और प्रोलीन है या नहीं है। दूसरा हमने देखा जैसे ग्लूटामेट थे, उसके बीच में जो कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल रिपल्शन होता है, दैट इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है ना दादू, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। फिर बात आती है और कौन सी चीज पे इफेक्ट करता है, अब जो आर ग्रुप्स हैं वो जितने ज्यादा बल्कि होंगे ये उतना ही डिस्टेबलाइज करेंगे, तो अगर बल्कि आर ग्रुप हुआ तो भी दिक्कत, ठीक है, इस बात से भी दिक्कत हो जाएगी। फिर और कौन कौन सी जो चीजें हैं जो दिक्कत पैदा कर सकती हैं भाई, इंटरेक्शन कितना है अमीनो एसिड्स के बीच में, दो अमीनो एसिड्स आपस में किस हद तक इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन बिटवीन अमीनो एसिड, इंटरेक्शन बिटवीन टू अमीनो एसिड्स जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, और इंटरेक्शन इनके आर ग्रुप का भी मैटर करता है, इंटरेक्शन बिटवीन आर ग्रुप। सो ये सारे फैक्टर्स इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और इन फैक्टर्स को हमने देखा, ग्लाइसिन प्रोलीन का केस हमने देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने देखा कि भाई 7 pH पर जो ग्लूटामेट है या फिर लाइसिन अर्जिनिन है वो
लॉन्ग टर्म रिपीट्स नहीं हो सकते रिपल्शन की वजह से, बल्कि आर ग्रुप्स होंगे जैसे कि हम लोगों ने देखा किसमें, सिस्टीन, थ्रेओनिन, सीरीन और एलानिन, इनके सॉरी एलानिन नहीं, बेसिकली कौन सा था, एस्पेरेजिन, इन सब के अंदर अगर हम देखें तो इनके आर ग्रुप्स बल्कि होने के कारण तो दिक्कत आ सकती है। इन दो अमीनो एसिड्स के 70 इंटरेक्ट करें, मान लो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इनके बीच का इंटरेक्शन और बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना, इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। दो आर ग्रुप्स के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि दोनों आर ग्रुप्स एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, साथ आ रहे हैं, सो ये स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर आपने इस स्टेबिलिटी को अफेक्ट किया तो अल्टीमेटली होगा क्या, डिसरप्शन, ठीक है, स्टेबिलिटी बिगड़ी तो डिसरप्शन होगा। तो दिस व्हाट हैपेंस हियर, ठीक है। तो ये है हमारा ऑल अबाउट द अल्फा हेलिक्स। एक छोटी सी चीज जान लेते हैं, अल्फा हेलिक्स कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मली लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड की बात नहीं हो रही है, अल्फा हेलिक्स और भी दूसरी तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। एक आता है हमारा 3.610 हेलिक्स, ठीक है, एक आता है, एक आता है 3.613 हेलिक्स, फिर आता है आपका 4.7 हेलिक्स, ठीक है। अब ये है क्या, देखो 3.610 हेलिक्स, 3.613 हेलिक्स, 13 हेलिक्स तो अभी हमने पढ़ा था, यानी एक टर्न में कितना अमीनो एसिड्स होते हैं आप लोगों को पता है। अगर हम एक अमीनो देखें, ये एक पीएचडी इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है, हाँ जी, मुझे से, आईआईटी कानपुर का। तो आपने देखा कि ये एक पूरा टर्न, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस तरह के टर्न होते हैं, तो एक टर्न ये हो गया पूरा, है ना। इस एक टर्न में कितना अमीनो एसिड्स होते हैं, 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। टोटल हम एटम्स निकालेंगे तो एटम्स कितने आएंगे, इसको देखने के लिए आओ सीधे शुरू पे हम चले। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एटम्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टोटल, अगर आप एटम्स को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 और ये 13, टोटल 13 एटम्स अरेंज होते हैं हमारे पूरे टर्न के अंदर। तो 3.613 का मतलब क्या है, 3.613 का सिंपल सा मतलब ये है कि एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितने अमाइनो एसिड्स हैं। और 13 क्या बता रहा है, 13 बता रहा है नंबर ऑफ एटम्स कितने आए पूरे एक टर्न में, ये होता है। 3.610 का मतलब क्या है कि एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं, बट एटम्स कितने हैं, 10 एटम्स हैं, सॉरी इट्स 4.416 ये है। तो इसका जो टर्न होता है उसमें कितने आएंगे, 4 अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, 4.4 अमाइनो एसिड्स, और साथ में कितने एटम्स आएंगे, 16 एटम्स आएंगे। सो ये सिग्निफाई करता है 3.613 में, 3.6 का सिग्निफाई कर रहा है, 13 क्या कर रहा है, 3.6 क्या कर रहा है, 10 क्या कर रहा है, 4.4 क्या कर रहा है और 16 क्या कर रहा है। ये इनका सिग्निफिकेंस है, ये क्या क्या बेसिकली सिग्निफाई कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है। एक पीएचडी इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन था, तो मैंने आपको जानना जरूरी है। सो हम लोग जो बेसिकली हमारी ज्यादातर एग्जिस्ट करती है कंफर्मेशन, वो कौन सी है हमारी 3.613, 3.613 ये प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करती है अल्फा हेलिकल में भी, ठीक है, प्रीडोमिनेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमने एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लिया अल्फा हेलिक्स, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, बीटा शीट। सो दिस विल बी डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो बढ़िया है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना और अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।